Hello students, in today's class we are going to start chapter number 2 of class 11th, structure of atom. In this video lecture, I am going to solve previous year JEE main questions. Okay, so start from our first question. The first question says that which one of the following about an electron occupying the 1s orbital in a hydrogen atom is incorrect. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। चार स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है? 2a0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे यहाँ? इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट 2a0। ओके, सो प्रोबेबिलिटी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। प्रोबेबिलिटी वर्सेस, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी P वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ आता है इसका? 1s ऑर्बिटल के लिए, फॉर 1s ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है? नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। n इज 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, माइनस l वैल्यू फॉर s इज 0 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो रेडियल नोड्स कितनी है? 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आएगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? मैक्सिमम a0 में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2a0 के अराउंड। दिस इज योर 2a0। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी मिल रहा है, तो देयर इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 2a0। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द potential energy is double that of its kinetic energy on an average. Okay, magnitude of potential energy is equal to 2 times that of kinetic energy, ये बोल रहा है। तो हम क्या जानते हैं? En, that is total energy, is equal to minus of kinetic energy, that is equal to potential energy divided by 2। तो यहां से देखो, इन दोनों को ले लेते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले को। क्या आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट्स द आंसर। ओके, so this statement is also correct. Next, the probability density of finding the electron is maximum at the nucleus. Yes, this statement is also correct. अभी देखा था, probability density is maximum, the probability density of finding of electron is maximum at the nucleus, and the last statement is incorrect. तो यही अपना आंसर हो जाएगा। The total energy of an electron is maximum when it is at a distance of a0 from the nucleus. अगर ये a0 पर है, मान लो, the total energy of electron is maximum। अगर यहाँ एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ क्या होगा? एनर्जी इज मिनिमम, सो स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। ओके, so the right answer is D. Next question. So the question says that if P is the momentum of the fastest electron ejected from the metal surface, okay, after the irradiation of light having a wavelength lambda,
Then for 1.5 p momentum of photoelectron, the wavelength of the light should be. Okay, हमें दो केस गिवन है, एक ही मेटल है जिसके ऊपर हमने सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इरेडिएट किया है मेटल के ऊपर, तो क्या होगा, ये आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन दैट इज फाई या फिर डब्ल्यू नॉट, जो भी मानना है, ठीक है। E is the energy of incident photon and phi is the work function of the metal. Okay, so kinetic energy is p square upon 2m where अपने को क्या कहना है, kinetic energy of the ejected photoelectron to be very high in comparison to work function. तो क्या हो जाएगा, kinetic energy is very very high in comparison to work function. So kinetic, इसको phi को इधर ले जाऊंगा मैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, और ई को क्या लिख सकता हूं मैं, ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से अपना काम हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस में क्या है, मोमेंटम गिवन है अपने को, कितना गिवन है फर्स्ट केस में मोमेंटम, पी गिवन है, दूसरे केस में कितना गिवन है, 1.5 पी गिवन है, वेवलेंथ कितनी गिवन है फर्स्ट केस में, लैम्डा गिवन है ये, और दूसरे केस में वेवलेंथ कितनी गिवन है, नहीं है गिवन, तो क्या करेंगे, लैम्डा डैश, जो कि हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5 पी होल स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा डैश। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाई 1.5 मतलब 2.25 पी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहाँ, अपॉन 2m आ जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा अपॉन एस सी बाई लैम्डा डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, 2m से 2m कट गया, ठीक है, और यहाँ से एस सी से एस सी कट गया, ये क्या था, ये लैम्डा डैश था, ये लैम्डा डैश था, तो क्या आ जाएगा अपना 1 अपॉन 2.25 दैट इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। ओके, तो यहाँ से अपना लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2.25, ओके, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4/9 लैम्डा। ओके, so right answer is 4/9 lambda. Okay, next question, what is the work function of a metal if the light of wavelength 4000 angstrom generate photoelectron of velocity 6 into 10 to the power 5 meter per second from it? Okay, wavelength given है, velocity given है, generate photoelectron of velocity 6 into 10 to the power minus 5. Lambda is given, lambda is equal to 4 into 10 to the power minus 7 minus 10 minus 7 हो जाएगा, ये किस में आएगी, ये मीटर में। ओके, so next velocity is 6 into 10 to the power 5 meter per second. Okay, mass of electron given है, velocity of light given है, length constant given है, तो what is the work function of metal बताना है, ठीक है, हो जाएगा। अभी सेम फॉर्मूला लगाना है जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज गिवन। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, सो फाई नॉट हमें कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस फाइव नॉट। तो यहाँ से फाइव नॉट क्या आ जाएगा, फाइव नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा अपना। तो अब अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बस और आंसर लेना है। तो फाइव नॉट इज इक्वल टू एच, एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ओके, एच सी कितना है 3 इंटू 10⁻8। ओके, एस सी बाई लेमडा, वेवलेंथ कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, माइनस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय हाफ एम बी स्क्वायर। वी कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁻10। ओके, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, फाइव नॉट इज इक्वल टू 19.86 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻7। ओके, माइनस 18 इंटू 9 162 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 ओके, माइनस 21 10⁻21। यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 19.86 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करना है अपने को 1.62 इंटू 10⁻⁻19। तो 4.96 माइनस 1.62 दैट इज इक्वल टू 3.345। Okay, the ground state of hydrogen atom is ground state of hydrogen atom is एनर्जी की मैंने ग्राउंड स्टेट की, यानी कि E1 इज इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है अपने को। द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3। सो एनर्जी ऑफ 3 of helium plus, okay, that is equal to minus 13.6 into z square for helium is z square upon n square, okay, that is equal to minus 13.6 into, for z for helium is 2, so 2 square upon n square, n for helium is 3, third n is 3, so 3 square that is equal to minus 13.6 into z square यानी 4/9। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4
divided by 9, that is equal to 6.04, that is equal to minus 6.04. So the right answer is C. Okay, next question. Which of the graph shown below does not represent the relationship between incident light and the electron ejected from the metal surface? Okay, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu. Okay, h nu, right? h nu is the energy of incident photon. H nu minus h nu naught. H nu naught, this is the energy, this is the work function. Okay, so फर्स्ट ग्राफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी ऑफ लाइट, यानी कि फर्स्ट ग्राफ के लिए क्या करना होगा? मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी, ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन, दिस इज द वर्क फंक्शन. सो कौन सी इक्वेशन बन रही है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ओके, इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव. तो इस ग्राफ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, तो ये कहाँ जाके मिलेगा? ये यहाँ कहीं जाके मिलेगा. तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? इंटरसेप्ट ई नॉट. ई नॉट इज द इंटरसेप्ट. सो और ई इज द एक्स वैल्यू एंड द स्लोप इज +1. यहाँ क्या आ जाएगा? ई. स्लोप क्या है इस ग्राफ के लिए? स्लोप इज इक्वल टू 1. ओके, और पॉजिटिव स्लोप है. ठीक है, तो अपना आंसर ये क्या है? एकदम सही है. दिस इज करेक्ट. पूछा क्या है? नॉट डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो ये तो सही है अपना. ठीक है, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो देखो, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. काइनेटिक एनर्जी does not depends on intensity of light. so ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. देखो, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो दिस इज आवर करेक्ट. ये भी सही है. इनकरेक्ट बताना था हमें. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ओके, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? दिस इज आवर कैथोड, दिस इज आवर एनोड. ओके, ये बैटरी से कनेक्ट था. ओके, तो इसमें क्या हो रहा था? जैसे इंसिडेंट लाइट आई, ये सूरज से इंसिडेंट लाइट आई कहाँ? कैथोड पर. जैसे कैथोड मेटल सरफेस से इरेडिएट होगी तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से और कैथोड से और मूव टुवर्ड्स द एनोड. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, and these photoelectrons are responsible for the photoelectric current. ओके, तो देखिए, जितने इंसिडेंट लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन से फर्क पड़ रहा है. जितने ज्यादा फोटोन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. एंड ओनली दोज photons are responsible for the ejection of electron from the surface of metal which having a energy greater than work function of the metal. means energy of the metals, work function of metal से ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की, जब क्या होगा? वर्क फंक्शन. दिस इज द कंडीशन. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और उतना ही अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा. तो यहाँ देखो,
A stream of electron from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference of V ESU if E and M are charge and mass of electron respectively, then the value of H upon lambda. Okay, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2 2me and v. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? H अपॉन लैम्डा, तो अंडर रूट इसको इधर ले जाएंगे, अंडर रूट 2me v इज इक्वल टू H upon lambda. So the right answer is under root 2 MeV. Next question. Rutherford experiment, which established the nuclear model of the atom, used a beam of Rutherford experiment क्या था? हीलियम न्यूक्लियाई लिया था और उसने बम्बार्डमेंट करवाया था किसके ऊपर? यहाँ पे गोल्ड फॉइल लिया था. ओके, और यहाँ क्या था? न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन से सराउंड था न्यूक्लियस. और गोल्ड क्यों लिया था? गोल्ड इसलिए लिया था क्योंकि गोल्ड की थिन शीट बनाई जा सकती थी और गोल्ड कैसा मेटल है? इनर्ट मेटल है. ठीक है, तो हीलियम इसमें से क्या हुआ था? आउट ऑफ 12,000 वन get rebounds back and some of them can be passed straight and few of them will revert back, मतलब deflected, few of them will be deflected at some angle. Okay, so this is the Rutherford experiment and he uses He2 plus helium nuclei. So a beta particle no, gamma rays no, हीलियम एटम नो, एटम नहीं था, न्यूक्लियाई थी. ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई. दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Rutherford alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that mass and energy are related. No, electron occupy space around the nucleus. Yes, अभी बताया था, electrons are around the nucleus. So this is the right answer. Next. The radius of an atomic nuclei is of the order of. Okay, nucleus की रेडियस कितनी होती है? एटम के न्यूक्लियस की रेडियस है, न्यूक्लियस रेडियस इज 10⁻⁻15 मीटर एंड एटम का रेडियस कितना होता है? 10⁻10 मीटर. हमें किसमें पूछा है? सेंटीमीटर्स में. तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 that is equal to 10⁻13 centimeter. So the right answer is B. Next. The Bohr model can explain the spectrum of the hydrogen atom only नहीं, हीलियम प्लस का भी तो निकाल के दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले. And the spectrum of an atom or ion containing one electron only. Yes, it can. Bohr model can explain the species which having a one electron only. Okay. Next question. The increasing order lowest first for the value of charge to mass ratio of electron, proton, neutron and alpha particle. Okay, charge to mass ratio find करना है अपने को. charge to mass ratio, तो electron, this is your proton, and this is your neutron and this is your alpha particle. So let the mass of the electron is okay, mass कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9 into 10⁻31 and प्रोटॉन का मास कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻27 kg. Same for this neutron and it is 2 times the mass of proton. इसको लिखता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो ये भी मास ऑफ प्रोटॉन और ये भी 2 times द मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, 2 mp. ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा? चार्ज कितना है? Q. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज
माइनस क्यू, प्रोटॉन इज क्यू एंड न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज 0, अल्फा पार्टिकल पे कितना है 2q, ठीक है, ये मास 4m हो जाएगा, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। सो दिस इज 2q, सो चार्ज टू मास रेशियो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन, मैं सिर्फ ये वाली टर्म्स ले रहा हूँ, -31, ओके, -31। तो ये वैल्यू तो सबसे ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा के कंपैरिजन में। तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉन का। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का है, किसमें, एक तो इसमें है और एक इसमें है, दो में है। फिर उसके बाद देखो इनको कंपेरिजन करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। तो न्यूट्रॉन का कितना आ रहा है, 0 सबसे कम, तो न्यूट्रॉन का आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। और किसमें आ रहा है, इसमें भी न्यूट्रॉन आ रहा है, इसमें भी, तो ये तो नहीं है अपना। अब इन दोनों में से बताना है, यहाँ पे क्या है, Q अपॉन एम है और यहाँ क्या है, Q अपॉन 2m है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड नहीं, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाली प्रोटॉन के लिए ज्यादा आ जाएगा, फिर अल्फा पार्टिकल के लिए। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rutherford scattering experiment is related to the size of nucleus. सिंपल है ये तो। Rutherford experiment on scattering of alpha particle shows for the first time that the atom has nucleus होता है, ठीक है। उसने बताया था क्योंकि अल्फा पार्टिकल की क्या हो रही थी, स्कैटरिंग आउट ऑफ 12,000 one get rebounds back and some are deflected and most of them are passed straight away. Okay. Among the following, the energy of 2s orbital is lowest in. Energy क्या होती है, energy is equal to in nth orbit is equal to -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। so this is the formula to calculate the energy, okay, in the nth orbit, but here orbits are not given, so we have to find which having highest lowest energy. लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम में से। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे 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 हाइड्रोजन से सीजियम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, और एन की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एन की वैल्यू यहाँ किसके लिए सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा एन की वैल्यू किसकी है, पोटेशियम की। तो यहाँ एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। बट नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जी को हमें क्या चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, और मिनिमम कब होगी, इट इज इन केस ऑफ पोटेशियम, ओके। सो द राइट आंसर इज पोटेशियम। पोटेशियम के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, हाईएस्ट है, ओके। सो एनर्जी की पोटेशियम की क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड in the region A and C, in the region A and B, and in region A and in region C, okay। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ सबसे ज्यादा होगी, A और C, A और C पे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, A और C पे। बट यहाँ क्या है, B पे क्या मिल रहा है अपने को, एट B देयर इज अ नोड, नोड प्रेजेंट है, एंड एट द नोड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द probability of finding electron is 0। नोड्स पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, ओके। सो द probability of finding of electron is in the region of A and C, so the right answer is A and C। next question, the ratio of the shortest wavelength of two spectral series of hydrogen
spectrum is found to be about 9. The spectral series are okay. रेशो गिवन है अपने को, द रेशो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज. तो वेवलेंथ ऑफ वन सीरीज 1 एंड वेवलेंथ ऑफ सीरीज 2 इज इक्वल टू 9:1. ये चीज अपने को गिवन है. तो कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज है ये? लाइमन है, वामर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है, फंड है. ओके, तो हमें ये बताना है. कैसे पता करेंगे? वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? एन के. यहां से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के. तो यहां देखो वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम. तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन, दिस इज आवर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है? ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने. जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, और एनर्जी गैप बिटवीन दी ऑर्बिटल्स क्या होता जाता है? डिक्रीज हो जाता है. तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कहां ले गए? इनफाइनाइट पे. तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम. दैट्स व्हाई एन, this is your n is equal to 1. Okay, this is n is equal to for 2, then n is equal to 3, और एक इलेक्ट्रॉन को कहा ले आए हम? n is equal to इनफाइनाइट पे. ठीक है, तो एनर्जी क्या है? when n is equal to infinite, n is equal to infinite, energy is maximum and wavelength is minimum. Okay, तो हम यहाँ क्या करेंगे? ग्राउंड स्टेट तो हो जाएगी. जैसे लाइमन है, तो लाइमन के लिए कितनी होती है? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड. ओके, तो लाइमन के लिए n1 इज इक्वल टू 1, और बामर के लिए n2 इज इक्वल टू 2, n1 सॉरी. ऐसे ही पाश्चन के लिए n1 इज इक्वल टू 3, एंड ब्रैकेट के लिए n1 इज इक्वल टू 4, एंड n1 इज इक्वल टू 5 फॉर Lyman, Bauer, Paschen, Bracket, Fund. Okay. So, in this case, we are going to put the value of n2 is equal to infinite. सभी केसेस में n2 की वैल्यू infinite पुट कर देंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब भी मिलेगी अपने को. तो पुट करते हैं पहले वाले केस के लिए, लाइमन और पाश्चन के लिए. तो 1 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा ऑफ लाइमन upon 1 upon lambda of Paschen, that is equal to 1 upon n1, 1 upon n1. n1 for Paschen series is Lyman series is 1. ठीक है, तो 1 upon 1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 is infinite. इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या आ जाएगा? समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0. ओके, एंड दिस अपॉन 1 अपॉन पाश्चन के लिए क्या है? पाश्चन के लिए क्या है? n1 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ 3 पुट कर देंगे. 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर. सो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा ऑफ पाश्चन अपॉन लैम्डा ऑफ लाइमन इज इक्वल टू 1 upon 1 and 1 upon 3, that is equal to 9 upon 1. इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? 9 upon 1. और हमें गिवन क्या है कि लैम्डा 1 upon लैम्डा 2 कितना है? 9:1. तो ये किसके लिए आ रहा है? पाश्चन एंड लाइमन वाली सीरीज के लिए. दिस इज आवर राइट आंसर. आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी.
probability density. Okay, and r is the radial distance is shown below. This represent, ये कौन सी ऑर्बिटल को शो कर रहा है हमें ये बताना है. हमें ग्राफ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, ये क्या है, एक नोड है, नंबर ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 1. और फॉर्मूला क्या होता है नोड्स फाइंड करने के लिए रेडियल नोड्स का, दैट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नोड्स. तो जिसके लिए भी बना जाएगा इस फॉर्मूले से वही अपना आंसर है. तो 1s के लिए देखते हैं सबसे पहले. फॉर 1s n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू n is 1 principal quantum number, l for s is equal to 0 minus 1 that is equal to 0. For 2p orbital that is n minus l minus 1 that is equal to n is 2 principal quantum number is 2 given and value for p is 1, मतलब l की वैल्यू क्या है 1 और minus 1 that is equal to 0 again. Next is 3s. 3s के लिए क्या आ जाएगा 3 minus 0 minus 1 that is equal to 2. नहीं है ये भी अपना आंसर. नेक्स्ट इज 2s. 2s के लिए कितना जाएगा 2 minus 0 minus 1 that is equal to 1. This is our right answer. So this is the right answer. Okay, next question. For a given series spectral lines of atomic hydrogen, let delta nu bar is equal to nu bar of maximum minus nu bar of minimum v. The difference in maximum and minimum frequencies in centimeter. The ratio of delta nu bar of Lyman upon delta nu bar of Warmer. ये रेशो फाइंड करना है अपने को, है ना. तो देखो गिवन क्या है डेल्टा न्यू बार ऑफ वैक्सीन. तो फॉर्मूला क्या था न्यू बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है न्यू बार इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर. आर एच इज द रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन एन स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. हियर n1 is the ground state and n2 is the excited state. So we have to calculate Vmax. Vmax कब आएगा nu bar is equal to 1 upon lambda. अब देखो lambda maximum हमें चाहिए, lambda इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा nu bar. ठीक है, nu bar डिक्रीज हो रहा है तो lambda इंक्रीज कब हो रहा है जब एनर्जी क्या हो रही है. लैम्डा इंक्रीज कब होगा जब एनर्जी डिक्रीज होगी. ठीक है, और न्यू बार इंक्रीज कब होगा जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी. इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी. ठीक है, और एनर्जी इंक्रीज कब होती थी, एनर्जी कब इंक्रीज होती थी जब हम एन को कहा ले जा रहे थे एन इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे. और ये क्या हो जाएगा n2 क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट okay, this is our excited state. So now अब हमें क्या करना है डेल्टा यहां से क्या आ जाएगा ये मिनिमा आ जाएगा. दिस इज आवर मिनिमा एंड दिस इज आवर मैक्सिमा. ओके, तो डेल्टा न्यू बार क्या है इज इक्वल टू न्यू बार ऑफ मैक्सिमा मैक्सिमम माइनस न्यू बार मिनिमम. ओके, सो हम सबसे पहले डेल्टा न्यू बार फॉर लाइमन सीरीज कैलकुलेट करेंगे. तो यहां से नेक्स्ट पेज लेते हैं. न्यू बार फॉर लाइमन सीरीज इज इक्वल टू दिस इज फॉर मैक्सिमा. ओके, मैक्सिमा के लिए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. तो आर एच यानी रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर
into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Okay, so this is equal to RH z square 1 upon n1 for Lyman series. for n Lyman सीरीज के लिए n1 कितना था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लैम्डा ऑफ लाइमन मैक्स, मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कब आ रहा था, जब मैक्सिमम आ रहा था जब वेवलेंथ थी की मिनिमम, यानी कि n2 कितना था उस टाइम, इनफाइनाइट। n2 कितना था, इनफाइनाइट जब आ रहा था, तो n2 की वैल्यू क्या लूंगा मैं, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इन्फिनिट। ओके, दिस इज इक्वल टू RH z स्क्वायर इंटू 1, मीन्स RH z स्क्वायर आ गया बस, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा लैम्डा म्यू बार फॉर लाइमन सीरीज विद मिनिमा। ओके, मिनिमम वैल्यू, तो RH z स्क्वायर n1 तो रहेगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस n2 क्या हो जाएगा, n2 एक्साइटेड स्टेट के लिए n2 क्या हो जाएगा 2, सो 2 स्क्वायर that is equal to 4 minus 1 3 by 2. Okay, that is equal to RH z square into 3 by 4, ठीक है, ये आ गया। अब हम दूसरा किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, न्यू बार फॉर, कौन है दूसरा, बामर सीरीज। ओके, तो बामर सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा न्यू बार, सॉरी न्यू बार फॉर बामर सीरीज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू RH z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, बामर सीरीज के लिए n1 कितना होता है, फॉर बामर सीरीज n1 इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, मैक्सिमा फाइंड कर रहे हैं अपन, तो मैक्सिमा क्या था, n2 इन्फिनिटी, so this is infinite, that is equal to RH z square, RH z square, okay, RH z square into 1 upon 4. Okay, now new bar of Balmer series for minimum value that is equal to RH z square 1 upon 2 square minus 1 upon, अब एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, n3 हो जाएगी, यानी कि 3 स्क्वायर that is equal to RH z square 1 by 4 minus 1 by 9 that is equal to RH z square 5 by 36 into 5 by 36. ओके, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से okay, now this delta nu bar for Lyman series is equal to nu bar of max, this is our max minus minimum, so max is RH z square minus minimum is this value RH z square 3 by 4 into 3 by 4। हम चाहते तो इसको RH z स्क्वायर को हटा सकते थे, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए सेम हो जाता, रेशो में कैलकुलेट नहीं कट जाता आपस में, इसलिए चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, RH z स्क्वायर ले सकता हूँ, 1 माइनस 3 बाई 4 आ जाएगा, यानी कि 1 बाई 4 RH z स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। This is for Lyman, and delta nu bar for, this is our delta nu bar for Balmer series is equal to RH z स्क्वायर, मैं इस बार डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों में से, तो 1 अपॉन 4 माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना था ना, कहीं उल्टा ना हो जाए, हाँ मैक्सिमम माइनस मिनिमम है, तो 1 अपॉन 4 minus 5 by 36 that is equal to RH z square into 36 is the LCM
9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4/36 दैट इज इक्वल टू RH² by 9। ओके, अब देखो ये आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का रेशो ही तो फाइंड करना था अपने को, तो दोनों को डिवाइड कर दो। क्या आ गया, RH² से RH² कट जाएगा तो 9/4 आ जाएगा। आंसर इज 9/4 है कि कोई 9:4। द राइट आंसर इज 9:4। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 क्वांटम नंबर गिवन है अपने को, N L N L M L एंड MS। स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड एंगुलर मोमेंट, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब हमें बताना है कौन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है, एनर्जी इज इक्वल टू N प्लस L रूल। जिसका भी N प्लस L रूल, N प्लस L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, अगर इफ N प्लस L value is same, then the energy is higher for higher value of N, higher value of N। ओके, जिस अगर N प्लस L की वैल्यू सेम आ रही है किसी के लिए, तो हम एनर्जी किसकी ज्यादा मानेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, पहले लोअर एनर्जी में फिलिंग होगी फिर हायर एनर्जी में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी बताना है ना जोसेफ। तो देखो N प्लस L वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी, N प्लस L इज 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, इसके लिए कितना आ जाएगा 5। ओके, इसके लिए कितना जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। अब देखो यहाँ दोनों के लिए सेम आ गया, तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि इसकी ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए कितना जाएगा 4। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी अपनी फर्स्ट वाले की। तो देख लो फर्स्ट वाले की किसमें, इसमें। ओके, उसके बाद किसकी है, इन दोनों की। इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि थर्ड वाला, यानी कि ये वाला। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, if the de Broglie wavelength of the electron in nth Bohr orbit in a hydrogenic atom is 1.5 pi a naught, where a naught is Bohr radius, then the value of n upon z। okay, n upon z की वैल्यू फाइंड करनी है। de Broglie wavelength of the electron nth Bohr orbit in hydrogenic atom is equal to this। so de Broglie wavelength given है अपने को कितनी 1.5 पाई ए नॉट। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, हम जानते हैं देखो एन लैम्डा इज इक्वल टू, चलो यहां से रहने दो, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो यहां से क्या जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 2 पाई आर सरकमफेरेंस अपॉन, ऑर्बिट कैसी होती है सर्कुलर, तो सरकमफेरेंस क्या जाएगी 2 पाई आर, वेवलेंथ क्या है लैम्डा। तो यहां से आ गया एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, एक फॉर्मूला ये आ गया। ओके, नाउ we have to calculate the n upon z value। okay, so put the value of lambda in this equation, so it is equal to n into 1.5 into 1.5 pi
ए नॉट, ओके, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ बोर एटम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ओके, so it is equal to a naught into n square upon z square, okay, now n से n कट गया, a naught से a naught कट गया, ओके, पाई से पाई कट गया, ओके, ओके, अब यहां से क्या आ गया, जेड नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड होती है, ठीक है, तो यहां से क्या गया 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन अपॉन जेड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, एन अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करने पर 0.75, सो द राइट आंसर इज बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रोगली wavelength, that is lambda, associated with the photoelectron varies with the frequency nu of the incident radiation as mu naught is the threshold frequency। क्या लगाएंगे इसमें, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड एच न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, बेटर रहेगा क्या, पी स्क्वायर अपॉन 2m, यस, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूं, और डेट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज इक्वल टू h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ओके। नाउ एज वी नो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है, तो यहां से p क्या आ जाएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली, ठीक है, p क्या आ जाएगा यहाँ से h अपॉन लैम्डा, सो p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में पुट कर देंगे, तो h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m, ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, सो h से यहाँ से h स्क्वायर से h कट जाएगा, ठीक है, और क्या आ गया, लैम्डा चाहिए अपने को, तो यह आ जाएगा h अपॉन 2m न्यू माइनस न्यू नॉट, ओके, दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, तो लैम्डा यहाँ से क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट, ओके, ये क्या था, स्क्वायर था, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 1 अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट टू द पावर 1/2, दैट इज द राइट आंसर, ओके, तो कौन सा है, डी वाला है, ओके, दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following combination of statements is true, statements is true regarding the interpretation of atomic orbitals, okay, an electron in an orbital of high angular momentum stays away from the nucleus than an electron in the orbital of lower angular momentum। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमबीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। अब हायर एंगुलर मोमेंटम किसका होगा, जिसकी एन की वैल्यू हाई होगी, यानी कि एन की वैल्यू हाई होगी,
तो n की वैल्यू हाई कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, दूर होगा और न्यूक्लियस से, तो हाई एंगुलर मोमेंटम स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही बात है ये तो, हाई एंगुलर मोमेंटम कब होगा, जब n की वैल्यू ज्यादा होगी, और n कब ज्यादा होगा, जब ऑर्बिटल कहाँ होगी, न्यूक्लियस से दूर होगी। तो ये बात सही है। देन एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है, ये बात एकदम सही है। इंटरप्रिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, कॉम्बिनेशन पूछा है, यानी कि एक तो ये सही है, यानी कि फर्स्ट किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब फोर्थ वाला और देखना है, ठीक है, फोर्थ और थर्ड चेक करना है अपने को बस। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स, according to the wave mechanics, the ground state angular momentum, ground state is h upon 2 pi। वेव मैकेनिक्स में क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एल एल प्लस वन h upon 2 pi, this is the formula for the calculation of orbital angular momentum, so h upon 2 pi। ठीक है, this is the formula for the calculation of orbital angular momentum in quantum wave mechanics। ओके, वेव मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये बात सही है क्या, इज इक्वल टू दिस, नो, दिस इज इनकरेक्ट, सो द राइट आंसर इज डी। तो फोर्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 900 नैनोमीटर। वेवलेंथ यूज हुई है 900 इंटू 10 पावर -9 मीटर, ये वेवलेंथ यूज हुई है मस्कुलर पेन के ट्रीटमेंट में। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुइटेबल फॉर दिस पर्पस। ओके, तो हमें ये बताना है कि कौन सी सीरीज में लाई करेगी वेवलेंथ। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, सो वेवलेंथ इज 1 अपॉन 900, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी सेंटीमीटर में लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 900 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और डेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। 9 इंटू 10⁻⁻5 ले ले रहा हूं मैं डायरेक्टली यहाँ। ठीक है, इज इक्वल टू आर एच, ये क्या किया, ठीक है, सही है। आर एच कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻5, ओके, इंटू जेड, किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, ओके, इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 9 बचेगा, तो 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। अब देख लो किसके लिए है, 9 कब आएगा, जब हमने n की वैल्यू को n1 की वैल्यू को 1 रखेंगे, n1 की वैल्यू को 5, नहीं सॉरी, radiation of wavelength which spectral line is इतना। ओके, so this is the value of n2 is 5 and n1 is 3, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1/9 नहीं आएगा, इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, तो इसको लेके देखते हैं, इससे पॉसिबल लग रहा है, तो पुट करके देखेंगे वैल्यू, 1/n1 कितना है 3, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट डेट इज इक्वल टू 1/9, तो यही आंसर सही हो जाएगा। तो n1 इज, एंड दिस इज आवर n2, दिस इज इक्वल टू n2 एंड दिस इज इक्वल टू n1, so this is our Paschen series, right answer is B। next question, for the emission line of atomic hydrogen
from n initial, atomic hydrogen from n initial to n final is n, the plot of wave number against 1 upon n square will be, the Rydberg constant RH is in the wave number unit. ओके, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर की बात कर रहा है, वेव नंबर न्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो न्यू इज इक्वल टू आर एच यानी कि Rydberg कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर यानी कि n इनिशियल दैट इज 8 स्क्वायर माइनस n फाइनल यानी कि 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन. सो न्यू इज इक्वल टू जेड, फॉर हाइड्रोजन के लिए जेड कितना है 1, तो आर एच अपॉन 64 माइनस आर एच अपॉन आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, तो ये इक्वेशन किससे मिल रही है, y इज इक्वल टू, हमें ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ करना है, न्यू बार, दिस इज आवर न्यू वेव नंबर वर्सेस 1 अपॉन n स्क्वायर. So this is our x-axis is 1 upon n square. So y is equal to mx. This is our x-axis plus c. C is the intercept and m is the slope. Slope कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव. ओके, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव. तो यहाँ कहीं आएगा ये इंटरसेप्ट, that is RH by 64 and the slope is negative. Okay, and the slope is negative, that is equal to minus of RH. This is the graph. So the straight line means linear है, okay, with slope is minus RH. So right answer is B. Next question. The radius of the second Bohr orbit of hydrogen atom is, ओके, रेडियस बताना है सेकंड बोर ऑर्बिट का. अच्छा, तो देखो यहाँ इसलिए बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखी है, लेकिन हमने क्या फॉर्मूला निकाल रखा है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद क्या फॉर्मूला आता है अपना, r इज इक्वल टू इन द nth ऑर्बिट रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इन द nth ऑर्बिट इज फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके निकाल रखा है हमने, तो सिर्फ हमें क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है और जेड की वैल्यू करनी है. एन क्या है यहाँ पे, सेकेंड यानी कि एन इज इक्वल टू 2, सो 0.529 इंटू 2 स्क्वायर वाई 1, ओके, जेड इज 1, सो इट इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 0.529 into 4, that is equal to 2.116. So the right answer is this one, D. और ये किस में आती है, एंगस्ट्रॉम में. ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द प्रोबेबिलिटी if the probability of finding the 1s electron of a hydrogen atom in a spherical cell is infinitesimally thickness dr at a distance r from the nucleus, the value of this cell is, the volume of this cell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of the dependence of probability versus r. Okay, probability versus r ग्राफ कैसा है, 1s ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, नोड्स फाइंड करेंगे. 1s ऑर्बिटल में नोड्स कितने आ जाएंगे, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, सो n इज 1, प्रिंसिपल क्वांटम, s इज 0 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0. अब जिसमें भी नोड्स 0 दिख रही है वही अपना आंसर है. और प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा,
तो राइट आंसर इज सी. Okay, next question. Which of the following is the energy of possible excited state of hydrogen? Possible excited state of hydrogen. तो देखो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ एक्साइटेड स्टेट इज 2, so -13.6 into n square. n square is 2 square by z is 1. Okay, so that is equal to minus एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो यार. En is equal to -13.6 into n square upon z square upon n square. z square upon n square. ओके, तो यहाँ z कितना जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कितना जाएगा 2 फॉर द सेकंड for the excited state, that is 2. Okay, so -13.6 divided by 4, that is equal to -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये यूनिट क्या रहती है इसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हमें दूसरी यूनिट जैसे दूसरी यूनिट क्या होती है? En is equal to -2.18 into 10⁻⁻18 into z square upon n square in joules. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी. द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबिडियम z एटॉमिक नंबर इज दिस 37. ओके, रुबिडियम 37 कहाँ आता है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ये. तो लीना के रब कस फ्रेंड. ओके, तो इसके लिए आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबिडियम करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर. ओके, तो आउटर मोस्ट बैलेंस सेल क्या होती है? S1. तो इसके लिए क्या होती है? 1s1, इसके लिए 2s1, इसके लिए हाइड्रोजन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. ओके, तो 3s1 आ गई इसके लिए, और इसके लिए 4s1 हो जाएगी, इसके लिए 5s1 हो जाएगी, और इसके लिए 6s1 हो जाएगी. तो हमें क्या चाहिए? रुबिडियम चाहिए, और रुबिडियम 37 क्या है? ये रहा, यानी कि 5s1 के लिए चाहिए, यानी कि 5s1. इसके अंदर n वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5 एंड l वैल्यू इज ls के लिए l वैल्यू कितनी है? 0. एंड m वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? m वैल्यू लाइज फ्रॉम +l to -l. ml वैल्यू लाइज फ्रॉम +l to -l तक. तो +l to -l कितना है? 0. सो ml वैल्यू इज 0. ओके, एंड स्पिन वैल्यू कैन बी +½ or -½. स्पिन वैल्यू ऑफ spin is either +½ or either -½. Okay, so the right answer is n value is 5. तो 5 तो सभी में है, इससे काम नहीं चलने वाला. l value is 0, so l value is 0 and 0. m value is 0, so m value is 0 and +½. So right answer is A. Okay, next question. Okay, energy of an electron in is given by E is equal to -2.178 into 10⁻⁻18 joule z square upon n square. Okay, the wavelength of light required to excite an electron in an hydrogen atom from level n बराबर 1 से n2. excite कहाँ से कराना? This is our nucleus and this is the n orbital. n is equal to 1 से हमें कहाँ जाना है? n is equal to 2 में excite कराना है इलेक्ट्रॉन को. n is equal to 1 से n is equal to 2 में excite कराना है. तो एनर्जी का फॉर्मूला अपने को गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n to 3. वेवलेंथ बतानी है. तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ. तो हम एनर्जी डिफरेंस फाइंड करेंगे. सबसे पहले एनर्जी डिफरेंस क्या आ जाएगा? E2 - E1 एक्साइटेड एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? दैट इज इक्वल टू -2.178
into 10 to the power minus 18 into z square. Z for the hydrogen is 1, so 1 upon n. N for 2 is, that is 4, okay, minus 2.178 into 10 to the power minus 18 into z. Z is 1, n square is for फर्स्ट स्टेज इज 1 का, ओके। यहाँ कितना था, स्क्वायर कर दिया मैंने यहीं पे डायरेक्टली 2 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2.178 कॉमन ले लिया इंटू 10 टू पावर माइनस 18 को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, डेट इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, डेट इज इक्वल टू 3/4, कितना गया, 2.178 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इंटू 3/4। इसको कैलकुलेट करने पर क्या आ गया, डेल्टा ई एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2.178 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 1.6, दैट इज इक्वल टू 1.6335, ओके, और ये आई है जूल्स में, ठीक है। नाउ आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट वेवलेंथ, तो ये फॉर्मूला था, तो डेल्टा ई को पुट कर देंगे यहाँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1.63 इंटू 63, ये यहाँ आ गया ना, इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ओके, जूल। So 1.63 into 10 to the power minus 18 is equal to Hc by lambda. H is 6.62 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 meter per second, okay, by wavelength is lambda. So lambda is equal to 19.86 into 10 to the power minus 26 divided by 1.63 into 10 to the power minus 18, okay, this is the wavelength. So right answer is 19.86 divided by 1.63, that is equal to 12, that is equal to 12.18 into 10 to the power 26 minus 18, that is 8, 10 to the power minus 8, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, that is equal to 1.218 into 10 to the power minus 7, सभी में 10 to the power minus 7 है, और अपना राइट आंसर क्या है, A, तो राइट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, the kinetic energy of an electron in the second Bohr orbit of hydrogen atom is A0। second Bohr orbit में kinetic energy of क्या होगी, ये kinetic energy बतानी है of electron in the second Bohr orbit of hydrogen, okay। तो kinetic energy क्या होती है, MBR, kinetic energy is half, नहीं यहाँ से नहीं होगा, kinetic energy of an electron in the Bohr orbit of hydrogen, okay। तो m है, A0 भी है, और A0 कहाँ से आती है, ओके, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, ओके, और r क्या था, r इज इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, सो n इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई A0 इंटू n square upon z, z for the hydrogen atom is 1, so that's why I neglect z, okay, 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ n से n कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई A0 इंटू n,
ये आ गया। ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पुट करेंगे पी स्क्वायर, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो पी को हम क्या रख सकते हैं, एच अपॉन लैम्डा। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। ओके, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दैट इज 2 to the 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू 2m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। इसको और क्या लिखेंगे अपन, एच स्क्वायर अपॉन, ओके, पुट द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू है 2, तो 2 टू जा 4, मीन्स यहाँ कितना जाएगा 4, तो 4 टू जा 8 और 8 4 जा 32, यानी कि 32 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, ओके, then 2m and then m. So the right answer is 32 pi square a naught square m. So the right answer is C. Okay, next question. The number of radial nodes in 3s and 3p respectively are, radial node का फॉर्मूला क्या होता है, radial nodes is equal to n minus l minus 1. So n value for 3s, 3s के लिए this is for 3s, n is 3 minus l is 0 minus 1, that is equal to n minus 2. Okay, so next for 2p के लिए कितना आ जाएगा, 2 minus l value for p is 1 minus 1, that is equal to 0. 2 and 0 is the right answer. Okay, next question. Which hydrogen like species will have same radius as that of 4 orbit of hydrogen atom? ओके, सेम रेडियस किसका होगा, तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना आता है, 0.529 इतना आता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो फॉर सेम रेडियस किसके लिए इनमें से बताना है, तो आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए पुट करके देखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन इज 2, 2 टू जा 4 अपॉन जेड, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, दैट इज 3। तो इसके लिए तो नहीं आएगा, तो ये अपना आंसर नहीं है, दिस इज फॉर लिथियम 2 प्लस, ये तो नहीं है, तो ये वाला नहीं हुआ। नेक्स्ट इसके लिए पुट करके देखेंगे, इसके लिए पुट किया बेरिलियम के लिए, तो कितना आ जाएगा 0.529 इंटू एन, 2 टू जा 4, और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, तो जेड कितना इसके लिए 4, तो इसके लिए आ रहा है 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। ओके, so this is for beryllium 3 plus, right answer is B. ठीक है, next question. If the nitrogen atom had electronic configuration 1s7, होती है क्या 1s7, नहीं होती है ना, क्योंकि कौन से रूल को वायलेट कर रहा है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, तो ये वायलेट कर रहा है। मान लेते हैं इसने बोला है, तो इफ द नाइट्रोजन हेड क्योंकि इफ दिया है, कंडीशन है, इफ द नाइट्रोजन एटम हेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7, it would have energy lower than that of a normal ground state configuration. Energy lower than that of a normal ground state configuration 1s2, 2s2, 3, 2p3, because the electron would be closer to the nucleus, yet 1s7 is not observed
बिकॉज इट वायलेट्स, कौन से लोगों को वायलेट कर रहा है, अभी तो बताया था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को. सो द राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The quantum number, the quantum numbers plus half and minus half for the electron spin represent. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक मोमेंट, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच आर नो क्लासिकल एनालॉग. यस, दिस इज द राइट आंसर. ये क्या है? दो क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट है, इनका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है स्पिन को. एक प्लस हाफ मतलब एक स्पिन ऐसे है तो एक स्पिन ऐसे है, ठीक है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है बस, और इनका कोई सेंस नहीं है. नेक्स्ट. द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गोल्फ बॉल वेट इज, मास ऑफ अ गोल्फ बॉल इज 0.2 kg गिवन है अपने को मास, ठीक है, ग्राम है, मैंने केजी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है. मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर. ओके, ये तो खतरनाक है. स्पीड गिवन है अपने को कितनी? 5 मीटर पर आवर. तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? 5 मीटर इंटू 60 मिनट इंटू 60. नाउ इट इज इन सेकेंड, सो इट इज इक्वल टू 5/3600 meter per second. Okay, this is now the velocity, speed. वेवलेंथ बतानी है तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mb आ जाएगा. अब तो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ, मास कितना है? 0.2 kg इंटू वेलोसिटी इज 5/3600. ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6.62 into 3600 equal to divided by 5 divided by 0.2, that is equal to 23832 into 10⁻⁻34. अब यहाँ पे इतना जाएगा, that is equal to 2.3 into 10⁻⁻30. So the right answer is C. Okay, next question. The number of nodal planes in px orbital is, this is the px orbital and the number of nodal plane is 1. So the right answer is 1. This is our nodal plane. ठीक है, next question. And nodal planes is equal to the value of L. Nodal planes is equal to the value of L, and L for P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? value of L for P is 1. So the right answer is 1. Okay, next. The electronic configuration of an element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 and 4s1. This represents its ground state. ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है अपने को? क्रोमियम की. क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये हमें लगेगा तो सही कि एक्साइटेड स्टेट है, बट दिस इज द ground state configuration of chromium. So the right answer is B. Next question. The electrons identified by quantum number NL, okay, NL की वैल्यू गिवन है, can be placed in the order of increasing energy from the lowest to the highest. सबसे कम एनर्जी को पहले रखना है और सबसे हाईएस्ट को बाद में. तो n प्लस एल, एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम? n प्लस एल रूल से, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था. तो n प्लस एल, यहाँ से प्लस करने पर कितना आएगा? 5. ओके, यहाँ से कितना आएगा? 4, यहाँ से 5, यहाँ से 4. ठीक है. नाउ सबसे ज्यादा किसकी है? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. हाईएस्ट किसकी है? इन दोनों की, ये और ये, यानी कि फर्स्ट और थर्ड की हाईएस्ट है. तो फर्स्ट और थर्ड किसमें आ रहे हैं? इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड. अब
जिसका n प्लस l सेम आ गया, इफ इट इज सेम देन हायर द वैल्यू ऑफ n हायर विल बी द एनर्जी। n की वैल्यू हाई तो एनर्जी की वैल्यू भी हाई। तो n की वैल्यू हाई किसके लिए दोनों में, फर्स्ट वाले के लिए, तो एनर्जी की वैल्यू हाई किसके लिए हो जाएगी, फर्स्ट वाले के लिए, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, ऐसे ही इसमें हायर किसके लिए हो जाएगी, सेकंड वाले के लिए हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू द फोर्थ वाला। सो द राइट आंसर इज ए वाला।